प्ले हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए आज का जो विषय है वो हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में है। हिंदी का मॉडल पेपर क्लास 12 और 10th का। हम इसमें ओपन क्लास रखी है हमने कि इसमें पूरे पेपर में क्या क्या आता है, किस तरीके से पेपर आता है, जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने होते हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए तो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, बहुविकल्पी होंगे। एक पद्य में, एक गद्य में क्या होगा, व्याख्या और अर्थ के लिए आएगा, संदर्भ साहित्य, व्याख्या या अर्थ के लिए आएगा, ठीक है। बहुविकल्पी 20 हो गए इस बार। पहले 10 आते थे, रचनाएं आती थी, कालों के बारे में पूछ सकता था और युग के बारे में पूछ लेता था। लेकिन इस बार आए थे 20 क्वेश्चन में क्या कर दिया उन्होंने, ग्रामर को पुट कर दिया है, ग्रामर भी रख दिया है, यानी कि व्याकरण रख दिया। क्या रख दिया? व्याकरण रख दी है, ठीक है। ये हो गया। अगर इसी में देखें, इसी गद्य पद्य में आता है जीवन परिचय, एक पद्य में आएगा, एक गद्य में आता ही आता है, एक खंड का भी आएगा। यानी जो बच्चे कभी नहीं पढ़ते वो इन चीजों को नोट करना, पेपर से पहले आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। खंड का भी आएगा, शायद हाई स्कूल के लिए मुक्ति दूत है, मुक्ति दूत आ रहा है, मुक्ति दूत है ना। और इंटरमीडिएट में कौन सा है, मुक्ति यज्ञ। इंटरमीडिएट के लिए साथ मुक्ति खंड है, कोई खंड का आता है, मुक्ति खंड। एक बार आप चेक ठीक है। इसके अलावा जैसे ही अर्थ करने आता है, ऐसे संस्कृत से भी आता है। एक क्योंकि 3 भाग है, एक हमारा हिंदी गद्य है, एक पद्य है और संस्कृत भी है। संस्कृत में भी व्याकरण यही रूप होगी। संस्कृत में आप देखें, संस्कृत में व्याकरण में रूप आएंगे, रूप अभी समझाऊंगा मैं। संस्कृत में ये आता है एक संदर्भ साहित्य, संदर्भ साहित्य अर्थ। इसमें अगर मैं इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊं, भाई इनकी हालत खराब हो गई, बच्चे कौन बोल रहे हैं। संदर्भ साहित्य में वाराणसी, वाराणसी 10th के लिए इंपोर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है ना। और इंटरमीडिएट में पूछा जाता है संस्कृत भाषा के बारे में, संस्कृत भाषा, ये इंपोर्टेंट है। सेम पेपर रहता है, सेम पेपर रहता है ना। अच्छा, और इसमें ही शुरुआत के 1-2 चैप्टर का एक श्लोक आना होता है, याद किया हुआ जो प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र का मतलब होता है जो पेपर दिया होता है उसमें ना हो, वो आता है। एक श्लोक आता है 10th वालों के लिए। 12th वालों के लिए हम नोट करें तो 12th वालों के लिए आता है, 12th वालों के लिए रूप पढ़ जाते हैं उसमें 2 नंबर। अच्छा, और 10th वालों के लिए एक और चीज नोट करें, 2 क्वेश्चन आंसर आते हैं, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर। उसमें वाराणसी नगरी से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं और केन वर्धते से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। केन वर्धते किससे क्या होता है, स्वचनेन मैत्री वर्धते, अच्छे वचनों से मित्रता बढ़ती है, उद्यमेन व्यापार वर्धते, है ना। तो इस प्रकार से एक केन वर्धते वाला प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं प्रश्नोत्तर में। तो ये आज का पैटर्न था। अब हम बात करेंगे बहुविकल्पी में कुछ कालों के बारे में और कुछ व्याकरण के रूपों के बारे में। अलंकार हुए, संधि हुई, रस हुए, चौपाई हुए, उनको जल्दी जल्दी हम समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें इंटरनेट भी देखना होता है, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये पैटर्न था। अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस प्रश्न से, बहुविकल्पी, फिर हम गद्य और पद्य के बारे में डिटेल्स करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं इसे मिटा देता हूं। और ये केवल हिंदी, मैं केवल ये 12th के लिए और 10th के लिए नहीं है, ये यूपी पुलिस आता है, शिक्षकों की भर्ती में चीजें पूछी जाती है उसके लिए है। ये क्या पी रही है, क्या चरम पीने वाली चीजें आप बताओ।
क्या पता नहीं चला कि हाँ बहुविकल्पी में देखे काल, देखे कालखंड में सबसे पहले वीर गाथा काल। आज जब रामचंद्र सुनने जा रहा था वीर गाथा काल, इसको ही आदिकाल के नाम से जाना जाता है, आदि काल। इसमें अधिकांश जो लेखक हैं, लेखक और जो कवि हुए वो रास होकर के परवर रासो चंद्रवरदाई रासो करके रचनाएं लिखी है ना, और चंद्रवरदाई जैनिक, ठीक है। और ये इनमें क्या हुए, कवि हुए थे इनके, पृथ्वीराज रासो, परमन रासो, ऐसे करके इनके क्या हुए थे, इनकी रचना है रासो करके वीर गाथा काल में। अब आ जाता है भक्ति काल, दूसरा भक्ति काल जल्दी करेंगे हम। भक्ति काल में दो धाराएं थी, सगुण और निर्गुण, ठीक है। और इसी में तुम्हारे भक्ति काल में ही आ जाते हैं तुम्हारे कौन, सूरदास, जितने भी दास है, कबीर दास, नानक, तुलसीदास, सब इसी में आ जाते हैं। आप डिटेल्स करें तो भक्ति काल के कवि हैं, इनकी कुछ रचना आपको सूरदास के बारे में बड़ा सूर सारावली साहित्य लहरी है ना, और कबीरदास के बारे में तुम्हें पता ही है बीजन, नानक के बारे में, तुलसीदास की रचना तुम्हें पता है विनय पत्रिका, तुलसीदास है ना, कवितावली दोहावली, ये तुलसीदास जी हुई। अच्छा, इनके अलावा भक्ति काल तो यहाँ हो गया। इसमें एक और मुस्लिम में एक इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन, रसखान तो ठीक है, लेकिन इसमें मुस्लिम में एक इम्पोर्टेंट है, निर्गुण में प्रेमाश्री ज्ञानाश्री में निर्गुण में कबीरदास, नानक और ये हुए थे। सगुण में जो मूर्ति पूजा का वो करते थे सूरदास, तुलसीदास, जितने भी दास थे लगभग, मतलब ये कबीरदास इधर भी थे, सूरदास, मीराबाई, रसखान, तुलसीदास, वो सब यहाँ हुए थे। इन्हीं में, इनके अलावा ही इनमें दो प्रकार की चीजें हो गई थी सगुण में भी, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, सॉरी सगुण में नहीं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। प्रेम के बारे में आया था पद्मावत जिन्होंने लिखी थी, कौन था, मलिक मोहम्मद, मैं उसकी बात कर रहा था, वो भक्ति काल के, ये आया तो यूपी में कई बार पूछा गया है। प्रेमाश्रय और ये ज्ञानाश्रय, ज्ञान में जो ज्ञान की बात करते हैं वो कौन है, इन्हीं में निर्गुण में ही है, ये कबीरदास हो गया। प्रेमाश्रय के बारे में बात करते हैं, प्रेम के बारे में तुम्हारे मलिक मोहम्मद जायसी, ये प्रेम के बारे में। आगे ये हो गया, और आगे एक और काल है, एक काल, दो काल, चार काल है टोटल। एक और हम काल के बारे में देखें, एक कहा जाता है श्रृंगार, श्रृंगार काल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रीति काल, रीति काल। रीति काल में श्रृंगार पर, श्रृंगार वो ऐसा सजा था, वो ऐसा सजा था, भगवान कृष्ण के बारे में भी, ठीक है। श्रृंगार के बारे में, महिलाओं के श्रृंगार के बारे में, कभी भूषण, भूषण और केशव के बारे में डिटेल्स करके इनकी कुछ रचना। आगे आ जाता है कौन सा, आधुनिक काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतीय उद्योग, और ये आधुनिक काल के तो चार भाग किए गए हैं, इसमें युग आ जाते हैं। भारतीय उद्योग सबसे पहले है, भारतीय हरिश्चंद्र के नाम पर। दूसरा युग है वो कौन सा है, द्विवेदी युग, द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर इनकी रचनाएं याद होनी चाहिए, इनके नाटक ये हो याद है, ये लेखक टाइप के, ठीक है। आगे तीसरा, आगे आ जाता है कौन सा, छायावाद, छायावाद, जयशंकर छायावाद के जनक, प्रगतिवादी, ये कुछ ऐसे हैं। ये भी चार प्रकार से डिटेल्स दिए हैं। छायावाद उत्तरोत्तर, जो पूर्व था, आधुनिक, ऐसे करके इनके पूर्वोत्तर, और ये इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनकी चार चार रचनाएं आप पढ़ेंगे, कम से कम चार चार रचनाएं इनके बारे में। भारतीय में कौन कौन लेखक या नाटककार हुए, कहानीकार हुए, ऐसे करके चार चार पढ़ेंगे। तो काल और युगों से प्रश्न ऐसे बनते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? काल और युगों से प्रश्न कुछ इस प्रकार बनते हैं, ठीक है। और युगों में हमें रचनाएं आ जाती है, जैसे समुद्रगुप्त किसकी रचना है,
नाटक है, कहानी है, क्या है क्या नहीं है, इंदुमती किसकी रचना है, कौन से युग की ये रचना है, छायावाद की दो प्रवृत्तियों के नाम बताओ, है ना, इस प्रकार से पूछ सकता है, ऐसे काल के बारे में पूछ सकता है। तो इस प्रकार से इसके जो क्वेश्चन बनेंगे लगभग 8 से लेकर 10% यहाँ से आते हैं। और टॉपर बच्चे जो होते हैं वो इन्हीं में ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? उसमें ऑप्शनल होता है, पूरे से पूरा नंबर मिलता है, कटता नहीं है। क्योंकि और जो लिखित वाले निबंधात्मक प्रश्न है उनमें बना बना के लिख देते हैं, ये हुआ वो हुआ, ऐसे कर करके कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो वहां नंबर लगभग सबको कॉमन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पूरा नंबर मिलेगा सही होने पर, और सही कौन करेगा? जो पढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ युगों के बारे में थे, रचनाओं के बारे में। क्या ये आपकी बात, ये जो मैंने लिखा है आपकी समझ में आया? ठीक है, इसके बाद में आगे जो चीजें आएंगी, आगे जो है वो ग्रामर के बारे में मैं जल्दी करूंगा। हमारा नेट धुआंधार चल रहा होगा, कितनी मिनट हुई? आगे देखो, रस के बारे में देख लीजिए। रसों के स्थायी भाव, स्थायी भाव देख लीजिए। स्थायी भाव रस 9 प्रकार के हैं। पहले 8 ही थे, लेकिन भरत जी ने 8 बताए थे, लेकिन रसों के बारे में एक और रस जोड़ दिया था, जो अलग अलग कभी हुए थे, आगे चल गए। वात्सल्य रस जोड़ दिया था उन्होंने, 9 रस हो गए। रसों के बारे में देखें, रस लिखे। रस के बारे में देखें, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, है ना। हास्य रस इसका क्या होता है? हर्ष, खुशी, है नहीं? इन हाई स्कूल में तो ये, इंटरमीडिएट में थोड़ा क्रम बढ़ जाएगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? बचपन, है ना। और कौन से रस है? अरे कई प्रकार के रस है, पता नहीं तो। भयानक रस, है ना, बीसल रस, विभत्स रस, घृणा का रस, जो ऐसे प्रकार के आप हाई स्कूल में ये देखे, जल्दी देखे। सोप का मतलब है, अगर देखो एक प्रश्न ऐसे आएगा, या तो पूछेगा करुण रस की परिभाषा लिखे, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे, या एक प्रश्न दिया होगा अथवा में, हालांकि दिया देता नहीं है ये, अब देगा नहीं, बहुविकल्पी में केवल उदाहरण दिया होगा, ये पूछेगा इसमें कौन सा प्रकार का रस है, या परिभाषा दे देगा, पूछेगा इसमें किस प्रकार का रस है। 4 ऑप्शन आएंगे। तो करुण रस में ध्यान रखना, जहां दुख की पीड़ा की बात आए वही कौन सा रस आंसर हो जाएगा। और जहां खुशी की बात हो, जहां किसकी बात हो, खुशी की बात हो, ठीक है। जहां क्रोध की बात हो, ये क्रोध का और रस है, ठीक है। क्रोध की बात हो, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे भान बुझे। क्रोध आ गया भगवान को, तो क्रोध का हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन आएगा, आप दे देंगे, ठीक है। ये रस हो गए। आगे रस के अलावा देखिए अलंकार आएंगे। अलंकार देखिए, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थ अलंकार। शब्दों में देखिए यमक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और वर्णों के आवृत्ति इसमें जो होती है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और यमक अलंकार मैंने जो बताइए, एक होता है कौन सा, ध्यान आएगा। आगे याद है, यहाँ उपमा अलंकार, ये 3 आ जाते हैं। जहां सा, सी, से, सरेस, पीपर, बात, सरिस, मंडोला, ये शब्द आ जाते हैं, वही कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जहां पर उत्प्रेक्षा में देख रहे हैं, जहां पर मन मानो, जन जानो इत्यादि शब्द आ जाते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां खड़कसी के खड़कने से, तो सब शब्द के आधार पर यहाँ अर्थ निकालना है। अर्थ के आधार पर रूपक कई रूप दे दिया जाता है। 4 चंद्र की चंचल किरणें, ये कौन सा है? अनुप्रास। और रूपक अलंकार कौन सा हो गया? रूपक अलंकार चरण कमल बंदो हराई, चरणों को कमल रूपी रूप दे दिया गया, है ना, रूपक। देखो अगर हिंदी में सोचे तो कैसे, जहां सासी
से आ जाए, इंग्लिश में देखो सिमिल बोलते हैं इसको, लाइक और एज आ जाता है, सिमिल हो जाता है, ठीक है। सात चीजों का मतलब तुम सचिन से लगते हो, सचिन से लगते हो, तुम्हारी समानता की तुलना की गई। मगर मानो, मान के चलो, माना वह संख्या x है, मानी हमने, है ना। अब मानने की बात आ जाती है, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से क्या कि भाई मैं तेरी इस बात का भरोसा कर सकता हूं क्या कि लक्ष्मण क्या है, सॉरी भरत क्या है, भरत सॉरी मसक फूंक मग मेर उड़ाई होय नरप मद भरत ही भाई। तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं तुम्हारी उस बात का भरोसा कर लूंगा कि चूहे ने या मूसे ने, मूसा ना चूहा मसक, फूंक से सुमेर पर्वत को उड़ा दिया, लेकिन होय में नरप मद भरत ही भाई, लेकिन भरत जी को यानी भरत को, मेरे भाई को नरप राजा बनने का मद नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात है, ये मन मानो जन जानो, माना उन्होंने, मान लिया मैंने कि तुमने ये बोला सत्य है, ये उत्प्रेक्षा हो गया। रूपक के बारे में बता ही दिया मैंने, यमक अलंकार के बारे में कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार, पिया प्यासे गए पानी ना पिया, ठीक है। खड़ाक सिंह के खड़कने से खड़कती है रेल दिया, श्लेष अलंकार सभी रह गया तो श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार मोती मानुष चून, यानी तीन शब्द दिए होंगे, क्या शब्द दिए होंगे, तीन, तीनों की एक व्यक्ति की तीन रूप से बताई जाएगी, यानी सोने को मानुष मोती चून ऐसा कुछ है, सुवर्ण के बारे में या उसके बारे में, यानी कोई एक शब्द है उसको जैसे समझ लो सोना है, सोने के बारे में, सोने के बारे में महिला जो है अपना श्रृंगार समझेगी, चोर जो होगा महिला, चोर जो होगा उसको क्या समझेगा, अपना क्या समझेगा, धन कमाने का वो सुनेगा समझेगा, व्यापार उसको बेचने का समझेगा, महिला पहनने के लिए समझेगी, ठीक है। तो ये सोना एक है, आर्टिकल एक है, लेकिन उसको अलग अलग लोगों ने कॉपी किया, श्लेष अलंकार ही होता है। तो क्या आप मेरे अलंकारों को समझ पाए? शॉर्ट में तो ऐसे ही हो पाए। कितनी मिनट होगी? 70। 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, ठीक है। ये अलंकार होंगे, ये रस होंगे। देखो भैया तुम्हारा कहना वहां से आसान है, मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन बच्चों को ट्यूशन मैथ पढ़ाता हूँ, है ना, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, खुद मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे भी एग्जाम है। उसके बाद हिंदी पढ़ाना बहुत मुश्किल है, आप बैठ के बस आकलन कर सकते हैं या गलत हो जाते हैं, लेकिन सही से पढ़ाना, ठीक है। अगला आता है मुझे हिंदी, हिंदी में मैं बहुत तगड़ा हूँ, ठीक है। आगे आ जाता है क्या, संधि। संधि 3 प्रकार की होती है भैया, स्वर संधि, यानी जहां पर स्वरों के बारे में आयु ये सब कनेक्ट करके जोड़े जाते हैं, स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जहां आधे अक्षर आ जाते हैं, जैसे सद प्लस जन क्या हो गया, सज्जन, ठीक है। आगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, नमः, विसर्ग मतलब समझ रहे हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग है कि नहीं, विसर्ग, नमः प्लस कार क्या बन गया, नमस्कार। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्वर संधि में देखिए, विद्या प्लस आलय क्या हो गया, विद्यालय। देखो स्वर आया, आइए मात्राओं में हुआ स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में देख रहे, डिटेल्स कर रहे हैं। स्वर संधि होती है 4 या 5 प्रकार की। नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाती है, ठीक है, और राग सी आ जाता है। ये मात्रा जैसे विद्यालय, आ का मात्रा आ गई, बड़े आ की मात्रा, तो कौन सी होगी, दीर्घ संधि। वृद्धि संधि, गुण संधि करो, गुण संधि। गुण संधि में क्या आ जाता है, कौन सी मात्रा कनेक्टर होके आती है, ए गुण संधि में कौन सी मात्रा कनेक्टर होके आती है, छोटे ए की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, ठीक है। जैसे खागा, धना ईस, खगेश, छोटी ए की मात्रा आ गई, गुण संधि हो गई, उसको गुण है। हाँ भाई, महेश, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, ये मात्रा आ जाती है ना, तो गुण संधि। वृद्धि में क्या हो जाता है,
वृद्धि में मात्राएं बढ़ जाती है, वृद्धि संधि। बेटा बोलो मत, वृद्धि संधि में क्या हो जाता है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ये जो एक एक मात्रा थी ना, ये डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। शायद सी इसी में आएगा, नहीं गुण संधि में आएगा। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, ठीक है, देवर्षि। नहीं इसको मैं और शायद इसमें तो इसी में होगा सर, इसी में है। मैं एक बार चेक कर लूँगा, कोई बात नहीं, उसको मुझे क्षमा करिएगा, थोड़ा देख लो। वृद्धि संधि में महाप्लस औसत, महाप्लस औसत, देखो ये मात्रा आ गई, दो मात्रा, महोसद, महोसद, देखो दो मात्रा आ गई, महोसद, ठीक है। वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि संधि के अलावा कौन सी संधि हो गई, एक और कौन सी बेटा, अयादि संधि, नंबर 3 हो गया, इसको बैठा देता हूँ। अयादि संधि देखो बेटा, अयादि संधि, अयादि संधि में देखो पवन देखो, पवन में कहीं कोई मात्रा दिख रही है तो साधारण सा शब्द है, लेकिन प्लस 1 संधि में एक चीज ध्यान रखना, ये सब तो अलग अलग अर्थ बताएंगे। जैसे अभी मैंने तुम्हें किया था खग माने पक्षी होता है, इस दोनों का अर्थ भी अपने आप में कुछ होता है। तो काने फिट करते सद जन, सद सदमाने अच्छा, जनमाने लोग, जो अच्छे लोग होते हैं उनको सज्जन बोलते हैं। नमः, किसी को नमस्कार की जा रही है, ठीक है, कार का मतलब करने वाला, तो नमस्कार, ठीक है। ये हो गई चीजें। अयादि संधि में क्या आ जाती है, अयादि में आपको लगेगा कि मात्राएं नहीं है, सिंपल शब्द है, ये तो स्टार्ट हो जाए। और कौन सी संधि इसमें, एक और है यण संधि। यण संधि में य र लव ये शब्द आते हैं, यण लव ये शब्द तो अंत में आ जाते हैं। देखो इसको पॉज करो, यण संधि में देखो तो ये शब्द आएगा, जैसे हालांकि ऐसा शब्द आएगा लेकिन उसमें कैसा आएगा, यण लव आएगा अर्थ में जगह, जैसे अति प्लस अंत। अति का अर्थ भी होता है तुम्हारे ज्यादा, अंत का मतलब आखिरी, और इसको करेंगे तो क्या होगा, अत्यंत। देखो या आ गया जुड़ के करेक्टर में, तो यरलव आ जाएगा, यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, ये संधि थी। आगे करा देते थे क्या मेरी बात समझ पाए, फटाफट बताइए, ठीक है। आगे संधि के अलावा देखिए फटाफट से, क्या संधि के साथ साथ अब देख लेंगे क्या हम छंद, क्या देख लेंगे, छंद। छंद पिंगल शास्त्र दिए गए छंद। छंद में देखे दोहा, दोहा रहेगी पवन तने, पवन तने, पवन तने संकट, संकट हरण, हरण मंगल, मूरत, मूरत रूप। 4 चरण होते हैं बताऊंगा, पवन तने संकट हरण मंगल मूरत रूप। राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी हृदय बसौ, बसियो सुरभूप, सुरभूप। 4 चरण होते हैं, 1 चरण कोमा, 2 चरण कोमा, 3 चरण कोमा, 4 चरण कोमा। क्या मेरी बात समझ पाए। अब इनमें गिनने पड़ते हैं मात्राएं। संस्कृत में वर्णों को गिना जाता है, वर्ण संस्कृत में कैसे गिनते हैं, संस्कृत में भी होते हैं ना, लेकिन हिंदी में हमें इसमें मात्राएं गिननी, मात्रिक छंद है। कैसे छंद है, मात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक है ये, इसमें मात्रा है, ये इतनी मात्रा। देखिए मात्रिक छंद में मात्रा गिनी जाती है, इसमें क्या आएगा डंडा है, 1 मात्रा 2 3। लेकिन अगर संस्कृत में जब तो कैसे करते हैं, 1 अक्षर 2 अक्षर 3, आधे अक्षर को काउंट नहीं करते। यहाँ बड़ी अक्षर को 2 गिना जाता है, कितना गिना जाता है, अंकी बिंदी को 2 गिना जाएगा। बड़ी मात्रा देखिए, मूरत 2 गिना जाएगा, बड़ा ऊ, रूप 2 गिना जाएगा, रूप जानकी 2 गिना जाएगा। ऐसे देखो तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11, यानी पहले चरण में 11 मात्राएं होंगी, दूसरे में कितनी होंगी, पहले चरण में 13 और दूसरे में कितनी होंगी, 11 मात्राएं होंगी। 4 चरण होने ही होते इसके, इसे ही बोलते हैं हम दोहा। क्या बोलते हैं, दोहा।
सोरठा इसका उल्टा होता है, सोरठा इसका क्या होता है? उल्टा। उल्टा होता है। यानी कि इस लाइन को हम पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? मंगल मूरत रूप राम, सॉरी, मंगल मूरत रूप पवन तनय संकट हरण हृदय बसौ सुर भूप राम लखन सिया जानकी। ये उसको उल्टा हो जाता है, उसे बोलते हैं हम सोरठा। इसमें क्या होगा? उसमें भी 4 चरण होंगे, बस उल्टा ही तो होगा। यहाँ 13 मात्राएं थी पहले, यहाँ 11, तो सोरठा में क्या हो जाएंगे? पहले चरण में 11, दूसरे चरण में, तीसरे चरण को देखते हैं 2, गिनते कैसे? 2 है, राम में 2 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। कितनी हो गई मात्राएं? तो 13 और 11 जो होती है वही क्या कहलाता है? दोहा कहलाता है। और जिसमें 11 13 हो वही क्या हो जाता है? कितने चरण होते हैं? चरण कितने होते हैं बेटा इसमें? 4 चरण। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएगा, ऑप्शन में आएगा तो तुम्हें आंसर देना है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? अब आ जाता चौपाई। चौपाई में देख लें, चौपाई में कितने चरण होते हैं? 2 ही चरण हो सकते हैं, 2 से अधिक भी होते हैं, 2 चरण तो होते ही होते हैं। मात्राएं कितनी होती है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सार जय कपीस, जय कपीस क्यों लोक उजागर। आप देख 2 चरण है, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं होंगी, गिन लेना। मात्राएं कितनी बेटा? मैं फिर कह रहा हूँ मात्राएं कितनी है? 1 2। छोटे मात्रा पर 1 काउंट होता है और बड़ी मात्रा पर कितना काउंट होता है? 2। और ये अंक की गिनती होती है, उसको 2 गिना जाता है। इसको बोला जाता है गुरु। छोटी मात्रा को लघु बोला जाता है, लघु बोला जाता है छोटी मात्रा को, और बड़ी मात्रा को गुरु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़ों को गुरु तो बोलते हैं, गुरु जी प्रणाम। देख जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 16 मात्राएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं इसमें, 16 मात्राएं इसमें, 16 मात्राएं होती है इसमें चौपाई में। तो क्या में छंद, रस, अलंकार, संधि, 4 प्रकार की चीजें मैंने डिटेल्स की हैं, ठीक है। और एग्जाम आने के साथ साथ और फिर भी बताते रहेंगे। ये केवल हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के लिए ही वो नहीं है, लेकिन हमें नेट देख के चलना पड़ा। ये सब के लिए ही उपयोगी है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। आगे फिर पढ़ाएंगे अगले पॉइंट के आपको क्या संदर्भ से व्याख्या कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो सारी चीजें हम बाद में कराएंगे। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। आप हमारी मंदाकिनी क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। हम भयंकर क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आप अच्छे नंबर से कैसे पास हो। धन्यवाद।